विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम विराम चिन्ह की क्लास पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो विराम का मतलब होता है विश्राम या आराम, या हम कहेंगे ठहरना, या कहेंगे हम रुकना। ठीक है, तो विराम से मतलब है ठहरना, आराम करना, विश्राम करना। तो ये तो हो गया हमारा विराम। और इसके लिए हमें जो चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो भाषा के लिखते अथवा बोलते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। जिन चिन्हों का मतलब कि भाषा के लिखते व बोलते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब ये चिन्ह होते किस तरीके से हैं, अलग अलग चिन्हों का अलग अलग वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग होता है, ये हम देखते हैं। अब ये विराम चिन्ह होते कौन कौन से हैं, क्योंकि विराम माने तो रुकना होता है, लेकिन इसके लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। जैसे हमारे पास एक पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, तो इसके लिए चिन्ह कौन कौन से हैं? जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है हम इसके लिए ये चिन्ह प्रयोग करते हैं। अर्धविराम है, इसके लिए हम अपना ये चिन्ह प्रयोग करते हैं। अल्प विराम है, इसके लिए इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं, और योजक चिन्ह के लिए इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं। तो अभी हमने ये चार लिखे हैं, पहले इन चारों को समझ लेते हैं कि पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम और योजक चिन्ह क्या है। वैसे बहुत इनकी संख्या है, लगभग 12-13 इनकी संख्या है, लेकिन इनको केवल पहले इन चार को समझ लेते हैं। पूर्ण विराम, अब इसका जो चिन्ह है वो है केवल इस तरीके से हम बनाते हैं, ये इसका चिन्ह है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं फुल स्टॉप। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग पूर्ण से पता चल रहा है कि पूर्ण माने पूरा होना। ठीक है, पूर्ण होने के बाद जो हमें विराम लेना है उसे हम पूर्ण विराम कहेंगे। जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली है, और यहां पे हमने लगा दिया ये, तो ये पूर्ण विराम हो गया, क्योंकि हमारा वाक्य कंप्लीट है, पूर्ण है, इसलिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम का क्या है? अर्धविराम का चिन्ह होता है इस प्रकार से, और इसे बोलते हैं हम सेमी कोलन। ठीक है, अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये देखते हैं। तो अर्धविराम का प्रयोग पूर्ण विराम से कम, जो पूर्ण विराम में हमें ज्यादा देर रुकना होगा क्योंकि वहां पे वाक्य पूरा हुआ है, लेकिन अर्धविराम में हमें पता चल रहा है कि अर्ध माने आधा, वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है, आधा हुआ है, इसलिए पूर्ण की तुलना में आधा रुकना होता है अर्धविराम में हमें। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, क्योंकि पूर्ण में तो पूरे तरीके से रुकना और अर्ध में आधा रुकना। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए ये मैंने पूरा एक वाक्य लिखा है, और यहाँ पे हमें देखना है, क्योंकि मैं पूर्ण विराम बता चुकी हूं तो कहाँ पूर्ण विराम आएगा
और ये अब अर्धविराम बता रही हूं, इसलिए कहाँ इसमें अर्धविराम का प्रयोग होगा। तो देखिए वाक्य है, बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं। लेकिन अभी हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ है और यहाँ पे हमारा अर्धविराम आ जाएगा। फिर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, यहाँ पे अर्धविराम आ जाएगा। उसके बाद लोग परेशान हो गए हैं, अब यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इस वाक्य और इस वाक्य के बीच में और का प्रयोग हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर और का प्रयोग होने से वाक्य दूसरा है, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जब और या इसलिए इस तरीके से हमारे शब्द आएंगे तो हम उसमें अर्धविराम का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद है, जन धन की भारी हानि हुई है, और यहाँ पर हमारा वाक्य पूर्ण हो गया, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अल्प विराम क्या है। अब देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम का जो चिन्ह है वो इस तरीके से है और इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में कॉमा। ठीक है। अब अल्प का मतलब होता है थोड़ा और विराम का मतलब रुकना, तो इसका मतलब है थोड़ा रुकना। क्योंकि अर्धविराम का क्या मतलब था, आधा रुकना। अर्ध माने आधा और विराम माने रुकना, और यहाँ पे अल्प का मतलब है थोड़ा और विराम का मतलब है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। तो बोलते या लिखते समय यहाँ थोड़ा रुकना है, उसे हम कहते हैं अल्प विराम। ठीक है। अब जैसे, क्योंकि हमने यहाँ बता दिया ये इसका चिन्ह है, हमने कहा राम श्याम और मोहन, ऐसे। फिर यहाँ पे हमें कॉमा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, मोहन। ठीक है। विद्यालय गए, विद्यालय गए। तो यहाँ पे हमने लगाया राम श्याम और मोहन। अगर हमने ये नहीं लगाया होता यहाँ पे और, तो हमें यहाँ पे क्या प्रयोग करना था, राम श्याम और यहाँ कॉमा लगा दिया होता, और मोहन के बाद में अगर कोई नाम होता तो उन दोनों के बीच में हमें और शब्द का प्रयोग करना था। क्लियर हो गया होगा कि इसके लिए हमें थोड़ा सा रुकना होता है, जैसे राम श्याम मोहन, थोड़ा थोड़ा रुकना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह देखते हैं। अब योजक चिन्ह जो है उसको, जैसे जिस तरीके से आगे पढ़ेंगे हम निर्देश चिन्ह, उसको ही एक छोटा सा एक चिन्ह बना देते हैं। तो ये हमारा, जैसे हम बनाएंगे वो जो ऋण वाला चिन्ह बनाते हैं या नेगेटिव जो चिन्ह होता है, उस तरीके से ये बना देंगे हम, या घटा का चिन्ह भी बोल सकते हैं। छोटा सा ऐसे चिन्ह बना देंगे तो ये हमारा योजक चिन्ह होगा, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइफन। ठीक है। अब योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों के मध्य हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब दो शब्दों के मध्य कहाँ करते हैं, जैसे हम कहेंगे कि शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो, शब्द की पुनरावृत्ति, जैसे हमने लिखा बार बार, तो हम यहाँ पे हाइफन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमने द्वंद्व समास पढ़ा, तो द्वंद्व समास में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा माता पिता, तो यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विलोम शब्दों में जैसे हमने लिखा सुख दुख,
लाभ, हानि। इस तरीके से हम इसका अब जैसे संख्यावाची शब्दों में जैसे हमने लिखा 10, 20, इस तरीके से हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे तत्पुरुष समास में या रूपक अलंकार में जैसे हम लिखते हैं चरण कमल, या कहेंगे जैसे धर्म गुरु, धर्म के गुरु, तो यहाँ पे हम इन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हाइफन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? इसका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ये, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेशन। विस्मय आदि बोधक चिन्ह जिसे बोलते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है हमारा इस तरीके से, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन। निर्देश चिन्ह जिसे हम इस तरीके से डैश ये लगाते हैं, डैश बोलते हैं इसे, निर्देश चिन्ह को डैश। कोष्टक, इसे इस तरीके से इसका चिन्ह लगाते हैं, ये कोष्टक का, और इस तरीके से इसे कोष्टक को बंद कर देते हैं, इस तरीके का इसका चिन्ह होता है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं ब्रैकेट्स। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह इस तरीके से हम बनाते हैं स्टार्टिंग में, और इसे उद्धरण चिन्ह ये प्रारंभ और ये उद्धरण चिन्ह खत्म। तो इसके बीच में हमें उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं या कथन प्रस्तुत किए जाते हैं, और ये बोलते हैं इसे इन्वर्टेड कॉमास। ये हमारा विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह हमारा इस तरीके से हम कोई विवरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा विवरण चिन्ह कहलाता है। अब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पे हमारा प्रश्न आ रहा होगा, सीधी सी बात है। तो जहां प्रश्न आएगा वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें पहले से ही क्या शब्द आ रहा है, तो हमें सीधा सा पता भी चल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यदि हम कई बार प्रश्न करते हैं लेकिन वहां पे हम क्या, कैसे, कब जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जैसे हमने किसी से कहा तुम पढ़ रहे हो, और हम उससे केवल ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन है हमारा, और हमने पूछा कि तुम पढ़ रहे हो, और उसके बाद में हमने इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमने उससे प्रश्न किया है। क्लियर हो गया होगा कि जहां पे प्रश्न किया जाए या इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि क्या है कि इस तरीके से हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे एक्सक्लेमेशन। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे हमारे हर्ष, शोक, भय, घृणा, उल्लास आदि जो शब्द होते हैं हमारे, उनमें हमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम बताएं, हे ईश्वर, अब तुम्हारा ही सहारा है। तो यहां पे हमने एक्सक्लेमेशन लगा दिया। अब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं और खुश हैं, तो हमने लगाया वाह, क्या बात है। क्या बात है, वाह, कितना सुंदर गीत गाया है।
इस तरीके से हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह क्या होता है? डैश। योजक चिन्ह से ये बड़ा होता है और इसे हम रेखा चिन्ह भी बोल देते हैं। रेखा चिन्ह, क्योंकि ये रेखा ऐसे करके रेखा खींची है, इसलिए हम रेखा चिन्ह भी से बोल देते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है? जैसे हम वाक्य का स्पष्टीकरण करना होता है जब हमें, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा वाक्य के स्पष्टीकरण के लिए, किस प्रकार से स्पष्टीकरण के लिए? जैसे मैंने बोला विश्व में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, अब 7 महाद्वीप है। अब मैंने लिखा जैसे, और जैसे के बाद मैंने यहाँ पे निर्देश चिन्ह लगाया और यहाँ पर महाद्वीप के नाम लिखने शुरू किए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, इस तरीके से हमने इसका निर्देश चिन्ह क्या, यहाँ पे हमने जैसे बोला और जैसे के बाद फिर बताया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था विश्व में 7 महाद्वीप हैं। वाक्य स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि हमें नहीं पता 7 महाद्वीप कौन से हैं। तो यहाँ पे जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, आर्कटिका। अब यहाँ पे हमने अलग अलग बता दिए, वाक्य का स्पष्टीकरण कर दिया। क्लियर हो गया होगा? जैसे हमने कहा संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनके नाम बता दिए हमने, कि भाववाचक संज्ञा है या पदार्थवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। इस तरीके से हमने 5 के नाम बता दिए। अब जब हम नाटक आदि में संवादों में जो प्रयोग होता है, तब भी हमें इस निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम कोई नाटक है, अब रामायण में हम राम सीता का नाटक हो रहा है, तो राम, उसके आगे इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो राम ने कहा सीते तुम यही ठहरो। अब सीता का संवाद है, तो सीता के बाद में इस निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। स्वामी मैं आपके साथ वन में जाऊंगी। फिर राम का संवाद है, तो इस तरीके से फिर इस चिन्ह का प्रयोग होगा। नहीं, वन में बहुत कष्ट है। इस तरीके से संवादों में हमारा निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? विवरण चिन्ह, तो ये विवरण चिन्ह है। इसे ऐसे भी लगा देते हैं, इस तरीके से भी इसका प्रयोग कर देते हैं और इस तरीके से भी प्रयोग कर देते हैं।
अब इस तरीके का आएगा तब भी ये विवरण चिन्ह है, और इस तरीके से लगा हुआ आएगा तब भी वो विवरण चिन्ह है, और इसे बोल देते हैं कॉलन डैश। क्योंकि कॉलन डैश इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलन लगाया और इस तरीके से डैश बना देते हैं, इसलिए कॉलन डैश का प्रयोग करते हैं। कॉलन डैश इसलिए इसे बोला जाता है। तो विवरण का मतलब है कि कोई भी हमारी हेडिंग या उसके बाद में किसी विषय का विवरण या कहें व्याख्या। देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विवरण चिन्ह है। जैसे कोई हेडिंग लिख देते हैं और हेडिंग के बाद में उस हेडिंग के बारे में जब बताते हैं तो वो हमारा वहां हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करके उसके बारे में बताते हैं। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कोई निबंध लिख रहे हैं या कोई चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले क्या होता है, उसकी प्रस्तावना होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रस्तावना, और प्रस्तावना ऐसे लिखा और उसके बाद ये हमने विवरण चिन्ह लगाया, या इस तरीके से हमने विवरण चिन्ह लगाया, और उसके बाद में प्रस्तावना में क्या क्या आएगा वो यहाँ पर हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है हमारा कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक क्या, इस प्रकार से ये हमारा कोष्ठक चिन्ह है जिसे हम बोल देते हैं ब्रैकेट्स। और ब्रैकेट्स का प्रयोग कब किया जाता है, इसका प्रयोग भी हमें वाक्य का स्पष्टीकरण करने के लिए ही किया जाता है। जैसे बताया था मैंने कि निर्देश चिन्ह का, वैसे ही इसका प्रयोग भी, कोष्ठक चिन्ह का भी प्रयोग वाक्य के स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। जैसे हम लिखें प्रत्येक व्यक्ति में तीन गुण होते हैं। अब ठीक है, अब कौन से गुण होते हैं, तो तीन गुण जो हैं इसके बीच में हम यहाँ तीन गुण कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे या तो हम अंत में लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो यहां स्पष्ट हो गया कि तीन गुण होते हैं, लेकिन कौन कौन से, तो वहां पे हम कोष्टक में लिख देते हैं सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे ब्रैकेट्स का प्रयोग कहाँ होगा, उसे वाक्य को स्पष्ट करने के लिए हम ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। शरीर 5 तत्वों से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 5 तत्वों से, तो 5 तत्व कौन से, यहाँ पे 5 तत्वों के नाम डालेंगे, कोष्ठक में डाल देंगे कौन कौन से। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। अब इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तो शरीर 5 तत्वों से, कौन कौन से, ये 5 तत्व से मिलकर बना है। इस तरीके से हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कि कोष्ठक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उद्धरण चिन्ह देखते हैं कि उद्धरण चिन्ह क्या है। तो उद्धरण चिन्ह का मतलब है उदाहरण वाले जो चिन्ह है, कैसे, इस तरीके से। अब उद्धरण चिन्ह हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमास, ये बिगिन
और ये क्लोज। अब एक होता है हमारा सिंगल, इकहरा, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो कहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है और कहाँ हमें इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है, ये हम देखेंगे। जैसे हम इसे उद्धरण चिन्ह को क्या बोलेंगे, ये जो है हमारा इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास है और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। अब प्रयोग इसका देख लेते हैं कैसे कैसे करना है हमें। जैसे हमने किसी कवि का नाम लिखना है या किसी लेखक का नाम लिखना है तो हम उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखते हैं, केवल सिंगल में। जैसे कर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ हैं। छायावाद के स्तंभ हैं। अब ये लिखेंगे हम, जैसे जयशंकर प्रसाद की किसी पुस्तक का नाम लिखें, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। अब ये पुस्तक का नाम आ गया, उनका रचना का नाम आ गया कामायनी। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रख देंगे। तो कामायनी एक महाकाव्य है। क्लियर हो गया कि किसी लेखक का नाम, किसी कवि का नाम, उसकी रचना का नाम, ये सब सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। लेकिन जब किसी के द्वारा कथन होता है तो हम उसको उद्धरण चिन्ह मतलब कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। जैसे किसी का कथन होगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा, तुम मुझे खून दो, दूंगा। तो अब ये हमारा क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लगाया जाएगा, डबल उद्धरण चिन्ह में लगाया जाएगा। क्लियर हो गया है। दोहरा चिन्ह दोहरे चिन्ह में लगाया जाएगा। और जब हमारा केवल पुस्तक का नाम होगा, किसी लेखक का नाम होगा, कवि का नाम होगा, तो वो हमारे एकल उद्धरण चिन्ह में लगाया जाएगा। अब ये है हमारा लाघव चिन्ह, और इसे हम संक्षेप चिन्ह भी बोल देते हैं। तो जो हमारा लाघव चिन्ह है इस तरीके से ये होता है। और इंग्लिश में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो केवल एक डॉट से इसे दर्शा देते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, संक्षिप्ताक्षर के लिए। संक्षिप्ताक्षर में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने लिखा डॉक्टर, या हमने लिखा संक्षिप्ताक्षर में किस तरीके से, जैसे अभी मैंने बताया ना, जैसे डॉक्टर लिख दिया और केवल वहां पे हमने लाघव चिन्ह लगा दिया। और इस तरीके से अगर हमने लिखा होता ऐसे, तो यहाँ पे इस तरीके से हम प्रयोग कर देते। अब हिंदी में है तो इसे हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। संक्षिप्ताक्षर कैसे, अब उपाधि लिख रहे हैं हम, जैसे हमने लिखा MA PhD। अब इस तरीके से हमने जब उपाधि का प्रयोग किया तो हमने यहाँ पे लाघव चिन्ह लगा दिया। हमने किसी संस्था का नाम लिखा, किसी विश्वविद्यालय का नाम लिखा, जैसे हमने लिखा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, और यहाँ पे ये लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तो किसी मतलब संक्षिप्ताक्षर के लिए प्रयोग करना है। संक्षिप्ताक्षर के लिए प्रयोग होगा चाहे उपाधि हो या किसी का नाम हो। जैसे हमने नाम लिखा
DN शर्मा। तो यहां पे हमने नाम के संक्षिप्त अक्षर के लिए इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया। अब यह है पुनरुक्ति चिन्ह। वैसे इससे पहले जो चिन्ह मैं बता चुकी हूं वही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये चिन्ह पेपर में नहीं आते, लेकिन बस ये लास्ट ये मैं आपको बता रही हूँ। पुनरुक्ति का मतलब है कि पुनः जो कहा गया हो, जैसे हम कोई भी सेंटेंस या कुछ भी जैसे लिखते, मान लीजिए हमें किसी संस्था के बारे में लिखना है, तो हमने यहाँ पे हम बहुत सारी किसी संस्था का नाम डाल रहे हैं। जैसे हमने लिखा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है। अब उसके बाद हमने दूसरा विश्वविद्यालय डाला, तो हमने डाला बनारस हिंदू और विश्वविद्यालय। तो ये यहाँ कहा गया, ये यहाँ पे कहा गया। फिर हमने दूसरी किसी डाला, जैसे हमने लिखा दिल्ली विश्वविद्यालय। तो ये जो चिन्ह है हमारा, ये पुनरुक्ति चिन्ह कहलाता है। मतलब दोबारा दोहराया गया या दोबारा कहा गया जो चिन्ह है वो हमारा पुनरुक्ति चिन्ह कहलाता है। परीक्षा की दृष्टि से यही काफी है और इसी में से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।